जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमी सेक्शन देखने वाले हैं। यूपीएससी 2021 पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। कई सारे सेक्शंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है ना। तो यहाँ पर हम इकोनॉमी जो है ये सेक्शन आज कवर करेंगे और देखें किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं, उसके क्या जवाब हैं। उसी के साथ साथ क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए 2022 की एग्ज़ाम के लिए, मतलब कहाँ से हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, करंट अफेयर्स पर कितना जोर देना है, स्टैटिक पोर्शन पर कितना जोर देना है। ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। सबसे पहले गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा है कुछ प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो आरबीआई को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये करो, तुम वो करो। देन तीसरा है गवर्नर जो आरबीआई के, वो अपनी पावर आरबीआई एक्ट से ड्राइव करते हैं। तो अब अगर आपने मेरे एमएम अकेडमी के इकोनॉमी के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से कवर की गई है मेरे द्वारा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। लेकिन अगेन वही है कि यहाँ पर क्लेम करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियोस भी बनाए जा रहे हैं वो कोई ना कोई रेफरेंस किताब लेकर, कोई ना कोई रेफरेंस वेबसाइट जो है वो लेकर ही बनाए जा रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर लेकिन वीडियोस का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक जगह सारी चीज़ें असेंबल होकर मिल जाती है। ये वीडियोस का फ़ायदा होता है, कोर्सेज का फ़ायदा होता है। चलिए यहाँ पर हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं। गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, गवर्नर जो है आरबीआई के, वो अपनी पावर ड्रॉ करते हैं आरबीआई एक्ट से, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई एक्ट जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया था आरबीआई एक्ट होता है, आरबीआई एक्ट के थ्रू ही यहाँ पर सारी पावर जो है वो दी जाती है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सर्टन प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं। अभी देखिए जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए जब यहाँ पर एक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे हो सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ भाई आरबीआई के बारे में बताया गया है ना। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है सीधा सीधा गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। सीधी सीधी बात है, आपने यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर आपने डिसेंट पढ़ाई भी की है, मैं बोलता हूँ कि अगर इकोनॉमी की जो पढ़ाई है वो समझ लिया, अगर आपने 20% भी की है तो भी, मतलब समझ लीजिए जैसे बैंकिंग सेक्शन भी अगर आपने किया है तो भी यहाँ पर आप डिसेंट स्कोर जो है वो कर पाते थे। इकोनॉमी सेक्शन बैंकिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर आए और मोस्टली क्वेश्चन जो है वो ईजी रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का हमने देखा थोड़ा टफ था, हमने एनवायरनमेंट का देखा थोड़ा टफ था, पॉलिटी जो है वो काफ़ी लिबरल था, काफ़ी इजी था। इकोनॉमी भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी इजी क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले, क्योंकि सीधे एलिमिनेट हो रहे थे। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको इतना पता ही होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई के बारे में नहीं बताया गया है ना। पॉलिटी अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ी तो ये अगर आपने एलिमिनेट कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, तो आप ये भी एलिमिनेट कर दोगे, ये भी एलिमिनेट कर दोगे, ये भी एलिमिनेट कर दोगे, सीधा आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा C1 और 3। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 7 अगर हम देखते हैं आरबीआई एक्ट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकता है। तो आरबीआई एक्ट के तहत यहाँ पर है, ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यूपीएससी पेपर निकालते हैं वो बहुत दिमाग वाले होते हैं। अगर वो बहुत टफ सेंटेंसेस कुछ डाल रहे हैं तो वो दूसरा सेंटेंस आपको बराबर ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए डालेंगे। इसीलिए जो आपने पढ़ा हुआ है उस पर भरोसा रखिए। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे जो आपने पढ़े हुए हैं और उससे आप सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही जवाब निकाल पाओगे। तो इसीलिए अपने पढ़ाई पर भरोसा रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडिया ईयरबुक, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स एंड सो ऑन। बहुत सारे कोर्सेस है। आपको एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है, किताबों में आपको क्या होता है कि सिर्फ टेक्स्ट दिया हुआ है तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स है वो देखने को मिलते हैं, एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। समझाना जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हो जाता है, समझना इजी हो जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सभी जो रेफरेंस, जैसे मैंने अभी इंडियन पॉलिटी है तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप रेफर करोगे सिर्फ लक्ष्मीकांत, लेकिन आपने अभी देखा हुआ यूपीएससी 2021 में क्या लक्ष्मीकांत सफिशिएंट थी? नहीं थी। यहाँ पर मैं अलग अलग सोर्सेस लेकर आता हूँ, इंक्लूडिंग गवर्नेंस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर कोर्स, गवर्नेंस का सेपरेट कोर्स लाया गया है मेरे द्वारा। तो क्या होता है, आपको काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पर समझने के भी लिए।
ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लान जो है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पर वेरियस प्लान है वो आप परचेस करोगे। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है कि मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पे कर रहे हो। ऐसा लगेगा तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो रह रही है, अभी इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक समझ लीजिए एक कोई कोर्स था, वो था भगवत गीता का कोर्स। ठीक है, भगवत गीता का कोर्स 18 दिन का कोर्स था। अब उसमें मैंने एनरोल कर दिया, वो फ्री था, एक भी मैंने अटेंड नहीं किया। अगर वही मैं पैसे देकर करता तो वो मैं रोज़ अटेंड करता तो हमारी सीरियसनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि क्यों हमें मिनिमल प्राइस जो है वो पे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो सीरियसनेस आ जाती है। फ्री के इसमें सीरियसनेस नहीं आती है, तो ये आप ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनी मल्टीप्लायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, हमारी इकोनॉमी इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे ये इंक्रीज होता है। मनी मल्टीप्लायर पर पूरा पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर CRR, यहाँ पर मनी मल्टीप्लायर, CRR जो इन्वर्सली हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ बैंक में तो अपने आप मनी मल्टीप्लायर होता है, इंक्रीज़ होता है ऐसा बोला जा रहा है। पर CRR अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, CRR देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4% है। ठीक है, देन 25 इंटू एक्स यहाँ पर हमें मनी मल्टीप्लायर देखने को मिलता है। अगर हमने CRR को इंक्रीज़ कर दिया 5 कर दिया तो 20x ही हो रहा है। अगर हमने CRR बहुत इंक्रीज़ कर दिया 100 कर दिया तो सिर्फ 1x हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम CRR बढ़ाएंगे वैसे वैसे मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम होता जाएगा। तो मतलब ये जो ऑप्शन है तो सीधा आप बंद कर सकते हो। SLR ये भी सीधा आप निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज, भाई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और अगर वो बैंक में पैसा ही जमा नहीं करवाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये भी सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सीधा C आपका बनता है, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। और ये 2019 के UPSC में सीधा का सीधा वैसा का वैसा क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है बॉन्ड यील्ड के बारे में। ये कंटिन्यूसली हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहा था, मतलब इतने सारे न्यूज़ एनालिसिस में, हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है, इतने सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में, इतने सारे करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है बॉन्ड यील्ड के बारे में कि आप पूछो मत। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ये देखिए आप एक देख सकते हो जो यूट्यूब पर मैंने करंट अफेयर का वीडियो रहा ऑपरेशन ट्विस्ट का, उसमें बॉन्ड प्राइजेस, बॉन्ड यील्ड जो है वो लो कब होती है, हाई कब होती है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाया हुआ है। तो यहाँ पर एक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, एक्शन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अभी देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें तो बिल्कुल भी कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी एक्शन लेता है उससे यहाँ पर बॉन्ड यील्ड जो है, जो भी हमारे यहाँ पर समझ लीजिए इंटरेस्ट रेट बोलिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बोलिए, बॉन्ड यील्ड बोलिए, जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर अफेक्ट होती है जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर एक्शन लेता है उससे। तो ये तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं था। देन उसके बाद इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आ गया है तो इंटरेस्ट रेट इज़ कनेक्टेड टू बॉन्ड यील्ड। तो ये आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ भाई ये भी सही ही होगा, है ना। तो जब यहाँ पर 2 और 3 यहाँ पर सही हो रहा है तो ऑप्शन सीधा सीधा हमें D यहाँ पर मिल जाता है, बाकी सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है हमें D ये जवाब देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है, ये हालांकि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये ऑप्शन सीधा हमारा आ चुका है। अब बाकी ऑप्शन में कोई वैसे सेम ऑप्शन दिख नहीं रहे, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हम कंसिडर कर लेंगे सही है। अब यहाँ पर अगर देखा भी जाए इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई ये जो एक्शन यूनाइटेड फेडरल रिजर्व जो ले रहा है उससे कैसे क्या कनेक्टेड रहेगा, लेकिन अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भी कनेक्टेड है ना, अगर हम एकदम ही ज़्यादा करने लग जाए तो। खैर, तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो हमें 3 देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इंडिया में सेंट्रल बैंक फंक्शन करता है एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यूजुअली रेफर किया जाता है किसके लिए, मतलब लेंडर है। देखिए आपने बैंकर्स ऑफ द बैंक सुना है ना। तो यहाँ पर लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब लेंड कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो अब पैसा देना है तो अब यहाँ पर देखिए लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम सोर्सेज। भाई ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सीधा सीधा आप ये जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हो। ये एलिमिनेट कर दिया, आपका फर्स्ट जो है एलिमिनेट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे इस पर। दूसरा अगर आप देखोगे प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस। बैंक्स को ये हमको पता है कि भाई बैंक को जो है वो यहाँ पर सेंट्रल बैंक मतलब RBI जो है वो पैसा यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि टेम्पररी बेसिस पर अगर उनको पैसे की कोई कमी होती है तो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो ये बिल्कुल सही यहाँ पर हमें देखने को। और मेन फंक्शंस अगर हम देखेंगे MM अकेडमी इसमें भी कवर किया गया है। खैर, तो यहाँ पर लेंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट। अब यहाँ पर भी आ रहा है कि भाई लेंडिंग जो है वो बोला जा रहा है गवर्नमेंट को बोला जा रहा है ताकि बजटरी डेफिसिट जो होती है वो यहाँ पर फाइनेंस की जा सके। तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट यहाँ पर बोला गया है और ये कनेक्टेड है सिर्फ बैंक से।
कि बैंक को पैसा देना, यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा देना ये नहीं बनता है कि बजटरी डेफिसिट अगर कोई हो जाए, बजट में कोई समस्या हो जाए, उसमें यहाँ पर फाइनेंस किया जाए, उसके लिए नहीं बनता है। तो इसलिए ये जो है ये हमें गलत देखने को मिलता है। ऑप्शन इसका बी है। काफ़ी कंट्रोवर्सी इसमें हो सकती है, लेकिन स्टिल इसका जवाब जो है वो श्योरली यहाँ पर 2 हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डीवैल्यूएशन जो होती है करेंसी की, इसका इफेक्ट क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इस पर मतलब पिछले कुछ टाइम से हमारी जो करेंसी है कंप्लीटली मतलब समझ लीजिए कि हमारी करेंसी जो है 60 से 75 78, अभी तो खैर 70 के आसपास 73 है ना। तो मतलब क्या है, हमारी करेंसी इतनी बुरी अवस्था में देखने को मिल रही थी, इतनी डीवैल्यूएट होती हुई देखने को मिल रही थी। अब ये तो खैर मैंने इकोनॉमी के जो हमारा कोर्स है उसमें भी कवर किया हुआ है, लेकिन कई सारे करंट अफेयर के वीडियोस जो है उसमें भी मैंने कवर किया है। यहाँ पर सीधा सीधा है कि रुपए की वाट क्यों लगी हुई है, क्योंकि रुपए डीवैल्यूएट हो रहा था कंटिन्यूसली, तो क्यों वाट लगी हुई है इस पर मैंने वीडियो जो है वो बनाया हुआ था, है ना। तो यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। तो मतलब सीधा आप इसका जवाब जो है वो निकाल सकते थे। तो मतलब क्या है यहाँ पर, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट। क्या होता है, इंप्रूव होता है हमारा कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक एक्सपोर्ट में। फॉरेन वैल्यू जो है हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वो इंक्रीज हो जाती है ना। देन उसके बाद इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस जो है वो यहाँ पर इंप्रूव होता है। पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, तीसरा देख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि एलिमिनेट कर सके ट्रेड बैलेंस, ये क्योंकि इजी स्टेटमेंट है एकदम। अगर आपको पता है डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, डीवैल्यूएशन का मतलब है कि पहले अगर $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपये था, तो अब $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपये हो गया है। ये मतलब हमारी करेंसी क्या हो गई है, डीवैल्यूएट हो गई है। तो ये क्या हमारा ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, जो हम ट्रेड कर रहे हैं क्या वो बैलेंस इम्प्रूव करेगा, बिल्कुल नहीं। अभी अगर आप देखोगे हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा फैक्टर है कि हमारी डीवैल्यूएट होने से किसको मज़ा आता है, एक्सपोर्टर्स को मज़ा आता है, इंपोर्टर्स को मज़ा आता है। अगर हमारी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टर्स को मज़ा आता है, एक्सपोर्टर को मज़ा आता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इसमें समझाया हुआ है, कई सारे वीडियोज़ में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी हम खारिज कर सकते थे। पहला वाला हम बिल्कुल हाँ बोल सकते थे, क्योंकि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट अगर हम देखेंगे फॉरेन मार्केट में तो कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है। क्योंकि समझ लीजिए कि अगर हमने हमारे किसी प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपये रखी है, ठीक है, 50 रुपये रखी है, और पहले वो $1 का हुआ करता था, तो मतलब बाहर का कोई व्यक्ति, डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो उसको $1 पे करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर 50 अब 70 रुपये का हो गया $1। तो अब मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 50 रुपये का अगर कोई चीज़ है तो मतलब पूरे डोनाल्ड ट्रंप को एक डॉलर भी पे करने की जरूरत है, उससे कम पे करना पड़ेगा। तो जब पैसे कम हो जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मज़ा आएगा, उसके साथ ओबामा भी आ जाएगा, उसके साथ बिडेन भी आ जाएगा, उसके बाद बीडू भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी फॉरेन मार्केट में। तो जब भी डिवैल्यूएशन होता है एक्सपोर्टर्स को मज़ा आता है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट जो है उसका कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर फर्स्ट सही है तो ये और ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड, फॉरेन वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी को इंप्रूव कहाँ से यार, कम हो रही है, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। ये खत्म हो गया तो अपने आप ये खत्म, और ये सही जवाब हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, अगेन MM अकेडमी के जो इकोनॉमी के लेक्चर्स है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पर हम फोटोज़ वगैरह के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं तो क्या है आप पढ़ोगे सिर्फ किताब में से, है ना, तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर फोटोज़ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, तो मज़ा आता है। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है कॉस्ट इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे होता है, एक्सपांशनरी पॉलिसीज। अब समझ लो कि यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। डिमांड कब इंक्रीज़ होगी, मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा, मेरी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, अपने आप मैं चीज़ें खरीदूंगा, डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक्सपांशनरी पॉलिसी मतलब क्या है कि हम लोगों के हाथों में पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोगों के हाथों में पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं तो लोगों के डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिस्कल स्टिमुलस मतलब क्या है, सरकार जो है बम पैसा बांट रही है लोगों में, ये लो 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, सब जाएंगे आईफोन खरीदने के लिए, आईफोन की कीमतें बढ़ जाएगी, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। देन इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस जो है इसका कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है। देन उसके बाद हायर परचेसिंग पावर मतलब क्या है कि लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है, अपने आप डिमांड बढ़ेगी, अपने आप प्राइसेस बढ़ेगी, मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अब देखिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा देते हैं 5% से अगर 6% कर देते हैं, 8% कर देते हैं, तो लोग लोन लेंगे क्या, नहीं लेंगे लोन।
लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। लोगों के हाथों में पैसा नहीं आएगा तो लोग खरीदेंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। मतलब इन्फ्लेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब बेसिकली अगर आप ये लास्ट वाला ऑप्शन भी इलिमिनेट कर देते हो, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, तो भी आप सारे ऑप्शन जो है वो इलिमिनेट कर दोगे, आपको सीधा जवाब मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये टेक्निक होती है। इससे आप जो ये ट्रिक है जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। प्रीलिम्स क्लियर करना ये नॉलेज का खेल नहीं है, आर्ट का खेल है। आर्ट, ये कला है। ये जिसको जम गई वो किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स को क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज। अब देखिए थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी कैजुअल वर्कर जो है एंटाइटल्ड है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कवरेज के लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेज कोड की, ठीक है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी आता है, यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ था इसको 22 नवंबर के इसमें पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट ये बिल्कुल सही है। अब जो अमेंडमेंट हुआ था 2017 कि इसमें हमें अमेंडमेंट जो है वो देखने को मिला था, उसके तहत अगर हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर एंटाइटल्ड है रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट के लिए। तो ये भी हमें सही देखने को मिलता है। और थर्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट जो इंडस्ट्रीज़ की ये पे वेजेस थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। तो ये भी बिल्कुल सही हमें मतलब बेसिकली डी देखने को मिलता है। कई जगह पर एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है कि यहाँ पर ऑल आने की वजह से यहाँ पर सभी लोगों को ओवर टाइम की फैसिलिटी नहीं है। फिर उसके बाद कहीं पर 20 एम्प्लॉयज़ से अगर कम है तो मतलब नहीं होता है। ये सारे अगर आप पूरा डिटेल में इतना डीप में घुसने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये जो है आप एलिमिनेट करोगे, लेकिन मोस्टली इसका जवाब जो है वो डी ही पाया जा सकता है। हो सकता है कि इसका जवाब अगर बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी ने अगर इससे पूछा हो तो इसका जवाब जो है वो सी भी निकल सकता है। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी की वजह से यहाँ पर मेन कॉज ऑफ वरी गवर्नमेंट को क्या है? कि भाई देखो किसी को भी मेन तकलीफ़ क्या होती है कि उसके पास पैसा आना बंद हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। ब्लैक मनी ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा था और कंटिन्यूसली हमने न्यूज़पेपर बोलिए, अलग अलग करंट अफेयर के वीडियोज़ बोलिए, उसमें कवर किया हुआ था। अब ब्लैक मनी की वजह से गवर्नमेंट को क्या तकलीफ होती है? तो भाई डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेस ऑफ रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट, लग्जरी हाउसिंग, ठीक है, ये तो होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, परचेज जो है प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड, ये भी होता है। लार्ज डोनेशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये भी होता है। लेकिन मुझे आप बताइए कि अगर डोनेशन ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट को तकलीफ होगी? गवर्नमेंट को तकलीफ थोड़ी होगी यार। गवर्नमेंट को होगी जब उसका जो पैसा आ रहा है टैक्स की वजह से, टैक्स इवेज। यहाँ पर ब्लैक मनी मतलब क्या है? ब्लैक मनी वो होता है जो टैक्स बचा कर लिया गया हो, उससे जो टैक्स इवेड करके जो ये गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा वरी वाला काम है। बाकी ये तो उसके इफेक्ट्स है, ब्लैक मनी के इफेक्ट्स है, इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है गवर्नमेंट को, ये इफेक्ट्स है ब्लैक मनी आने के। लेकिन जो मेन वरी है ये है कि रेवेन्यू कम हो रहा है गवर्नमेंट का, ये मेन चीज़ है। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पर है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो किस में इंक्लूड होता है? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, बॉन्ड से भाई फॉरेन करेंसी में है, बिल्कुल होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ गई भाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल है, ये भी बिल्कुल आ जाएगा। ग्लोबल डिपॉजिटर रिसिट्स, ग्लोबल जो बाहर के देश से डिपॉजिट रिसिट्स आ रही है, ये भी भाई आ जाएगा। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, अब यहाँ पर एनआरआई जो डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडियन बैंक जो है वो ऐसे इसको डिपॉजिट को एज ए लोन दे सकती है, मतलब एज ए डेप्थ। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आता है, एज ए एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेट नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही। अब कुछ ये भी बोल सकते हैं कि भाई एनआरआई जो है वो भी एफडीआई कर सकते हैं, एफडीआई अपने अकाउंट से, वो लेकिन अति हो गया, फिर वो यहाँ पर क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ, ऐसा पूछा ही नहीं गया। नेक्स्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट इकोनॉमिक रिसेशन। अरे भाई साहब, इकोनॉमिक रिसेशन पे तो वीडियोस ही वीडियोस बने हुए, ये भी इकोनॉमिक रिसेशन, ये भी इकोनॉमिक रिसेशन, और कितने सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में रिसेशन के बारे में। टेक्निकल रिसेशन अभी बीच में आया था जब इंडिया एक्चुअल में टेक्निकल रिसेशन में गया था, उस टाइम पे रिसेशन की हमने बात की थी। इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, तो मतलब कितने बार किया हुआ है। तो रिसेशन से बाहर निकालना, देखिए हमने देखा था क्या था कि किसी भी इकोनॉमी को देखने के लिए जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है, लोग कंज्यूम कितना कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें अगर अच्छी चल रही है, मतलब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ पर कंजम्पशन ही नहीं हो रहा था, कोविड के पहले से कंजम्पशन नहीं होता। यही चीज़ मैंने ये वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई थी, रिसेशन है ना।
कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं था। तो ऐसे समय पर क्या होना चाहिए, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है तो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा क्या, नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट खर्च पाएगी कि नहीं खर्च पाएगी। और फिर अगर गवर्नमेंट नहीं खर्च करेगी, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे तो क्या इन्वेस्टमेंट करें, एक्सपोर्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसा इंड्यूस किया जाए, ज़्यादा पैसा जो है वो लाया जाए, मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाए या फिर टैक्स रेट को कम किया जाए। तो अब यही सिनारियो यहाँ पर कौन से इसमें देखने को मिलता है। पहला, कट दी टैक्स रेट। अरे बिल्कुल सही यार, टैक्स कम करेंगे तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे। लेकिन साला आगे भी तो कुछ दिया हुआ है ना, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। क्या यार, तुम एक जगह टैक्स कट कर रहे हो, एक जगह तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग थोड़ी लोन लेंगे, तो ये तो कट हो गया। देन उसके बाद इंक्रीज इन द टैक्स रेट इंक्रीज करेंगे थोड़ी कुछ होने वाला है यार, बकवास चीज़ है। रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट पर अगर हम रिडक्शन कर देंगे, खर्च नहीं करेंगे, पब्लिक प्रोजेक्ट मतलब समझ लीजिए एकदम आसान शब्दों में देखा जाए तो डैम्स बोलिए, ब्रिजेस बोलिए, रोड्स बोलिए, ये अगर हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं तो लोगों को रोज़गार मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर लोगों के हाथों में पैसा आएगा, नहीं आएगा, लोग खर्च करेंगे, नहीं करेंगे, कंजम्पशन होगा, नहीं होगा, गवर्नमेंट को पैसा आएगा, नहीं आएगा, गवर्नमेंट खर्च करेगी, नहीं करेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं होगा, एक्सपोर्ट होगा, नहीं होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, तो ये भी नहीं होगा। अब इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, हाँ भाई, पब्लिक प्रोजेक्ट पे खर्च बढ़ाओ जिससे कि लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, कंजम्पशन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट खर्च करेगी, एक्सपोर्ट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। समझ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी वन ऑफ द इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट। इन्फ्लेशनरी क्या होगा, मतलब महंगाई जो है वो बढ़ेगी, ये कैसे होगा। यहाँ पर देखिए, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। नए मनी को क्रिएट करना, भाई नए मनी को क्रिएट करना हमेशा यहाँ पर पैसा जो है बनाता है। बाकी बोरिंग अगर कर रहे हैं तो नहीं होगा, बैंक से बोरो कर रहे हैं, पब्लिक से बोरो कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। रीपेमेंट भी अगर कर रहे हैं तो भाई पैसा जा रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, तो ये भी नहीं वहाँ पर हो पाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका हमें देखने को मिलता है। देन है इसका बाकी चीज़ें अगर हमने अनचेंज रखी तो मार्केट डिमांड जो है यहाँ पर गुड का माइट इंक्रीज, जो मार्केट डिमांड है गुड्स की वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, कैसे, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, मतलब समझ लो यहाँ पर अगर हम ये रख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रैक जैक रख रहे हैं, ठीक है, क्रैक जैक, ठीक है, और गुड डे रख रहे हैं, गुड डे। अब यहाँ पर इसकी जो प्राइस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, अगर समझ लीजिए ये जो गुड्डे हैं, गुड्डे की प्राइस अगर इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो अब इसकी इंक्रीज हो गई, डिमांड किसकी बढ़ेगी, इसकी तो प्राइस बहुत बढ़ गई, अब लोग किसके पीछे जाएंगे, क्रैक जैक के पीछे जाएंगे, तो मतलब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब क्या है, मार्केट डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल डिमांड इसकी बढ़ेगी, क्योंकि लोग अब ये इसकी प्राइस बढ़ गई, डिमांड इसकी बढ़ेगी, बराबर है। तो मतलब ये बिल्कुल सही देखने को मिलता है। प्राइजेज जो है ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, इसके जो कॉम्प्लीमेंट है इसका प्राइस अगर बढ़ जाता है, तो भाई अगर इसका कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ रहा है तो कहाँ से इसके ये हो जाएगा यार। अगर गुड जो है ये इन्फेरियर गुड है और इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी ही, लेकिन अगर इन्फेरियर गुड है तो वो काय को बढ़ेगा, है ना। अगर ये समझ लो गुड डे जो है उससे अगर बहुत ही ख़राब वाला कोई बिस्किट यहाँ पर आ गया है तो लोग अगर प्राइस बढ़ती हुई है तो इसी की तरफ जाएंगे, इन्फेरियर वाले की तरफ थोड़ी जाएंगे। एंड इट्स प्राइस इज फॉल, अगर इसकी कीमत कम हो जाती है, समझ लो क्रैक जैक की कीमत जो है पहले 20 रुपये थी, अब 10 रुपये हो गई है, लोग इसके पीछे भागेंगे नहीं भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे। तो मतलब ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 जो है वो इसका जवाब हमें देखने को मिलता है। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे सुपरवाइज किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, लोकल बोर्ड जो सेटअप किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो इक्विटी शेयर जो इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर। ये प्रीव्यू जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उसके अंडर में लाया गया है थ्रू अमेंडमेंट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हमें देखने को मिलता है, बाकी दोनों सही है, बी इसका जवाब है। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक या कोई क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, पूरा फैक्ट है ये। और इसके अगर आपने फीचर्स पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो ये ऐसे सवालों के जवाब ना देना यही सही रहता है। तो इस तरीके से इकोनॉमी के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले हैं।
अब सवाल ये है कि हमें अप्रोच किस तरीके से रखना चाहिए। देखिए क्या है कि आपको जो करंट अफेयर्स होता है वो आपको ध्यान में रखना है, और ये है कि ये इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार लिया और हो गया। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब मज़ा आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसी पर आपने ध्यान देना, ये यहाँ पर सही रहता है। तो कोशिश कीजिए इकोनॉमी में कि जितने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे गए इस साल, ऐसा नहीं है कोई भारी भरकम कोई कॉन्सेप्ट आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपके क्लियर है तो आप इजीली जवाब दे सकते हो। तो मतलब ये एकदम ईजी पेपर जो है वो देखने को मिला है इकोनॉमी का, और मोस्टली करंट अफेयर ओरिएंटेड ही था, मतलब करंट अफेयर में जो चीज़ें चल रही है उससे ही खींच कर यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो अगर आपने MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेस है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके कॉन्सेप्ट, आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।